हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी का सपना जब भी बच्चा देखता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि अपनी तैयारी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से करें जिससे हम पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लें। यद्यपि यूपीएससी इतना कठिन भी है, इतना अनप्रिडिक्टेबल भी है, इतना वास्ट भी है कि कई बार बच्चों के एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी तैयारी का पैटर्न है और जो हमारी मेहनत है, वह अगर हम सही तरीके से करते हैं तो पहले अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर पहले अटेम्प्ट में कोई गलती रह गई या कोई कमी रह गई तो उसको दूर करते हुए उसके बाद के अटेम्प्ट्स में भी। मुद्दा यह आता है कि जब हम तैयारी के लिए सोचते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक रणनीति होनी चाहिए। हमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से प्लान करना पड़ेगा और उस प्लानिंग को कैसे किया जाए। जो बच्चे भी 2026 में अभी प्री देने जा रहे हैं उनके लिए अब समय कम है, लेकिन जो बच्चे अब ये प्लान कर रहे हैं कि 2027 में हम यूपीएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे या 2028 में तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एक बहुत गोल्डन समय है। उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पर्याप्त समय है। मिनिमम 18 महीने का समय चाहिए जब आप यूपीएससी को एक बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। और अगर आप 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास रिवीजन, आंसर राइटिंग, बेसिक के क्लियरेंस के लिए भी और ज़्यादा और बेहतर समय मिल जाता है। तो आज हम इसीलिए बात करने वाले हैं कि 2027 या 2028 के लिए जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर सेगमेंट की मैं बात करूंगा, इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, या जिसको हम लोग कई बार अर्थशास्त्र भी कहते हैं जब बच्चे शुरुआत में इसको इकोनॉमिक्स ही समझते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा सिलेबस मोस्टली है इंडियन इकोनॉमी का। तो उसमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, रिसोर्सेज क्या होंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, तैयारी कैसे करेंगे, हर एक प्रश्न जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के है उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, इकोनॉमी का नाम सुनते ही कई बच्चों को लगता है कि यार ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको करना हमारे लिए मुश्किल है, बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर लूँगा, ये सब्जेक्ट तो मैं रट के कर लूँगा, वो सब्जेक्ट तो मैं समझ कर लूँगा, वो सब्जेक्ट तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं कर लूँगा। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी के साथ ऐसा नहीं है। वास्तव में आप अपनी बेसिक पढ़ाई के दौरान जब आप 6th 7th 8th में होते हैं तो आपने कभी ना कभी हिस्ट्री पढ़ी है, कभी ना कभी ज्योग्राफी पढ़ी है, कभी ना कभी थोड़ा बहुत सोसाइटी पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। इकोनॉमी का प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा आपने, तो आपको लगता है ये एक एलियन टाइप का कुछ है जो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इकोनॉमी का जो सेगमेंट है वो यूपीएससी में एक बड़ा निर्णायक सेगमेंट है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 14 से 20 सवाल इकोनॉमी से आए हैं। लास्ट ईयर भी 20 सवाल आए हैं। अब आप समझिए कि प्रीलिम्स को पार करने में इकोनॉमी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी। और मैं दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जहां पर मैं अभी था, कि इकोनॉमी भले ही एज अ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि बाकी किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा इकोनॉमी आपको वैसे भी आती है। इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में हर आदमी को इकोनॉमी जरूर आती है। उसको पता है दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है चीज कम खरीदनी है, दाम कम है इसका मतलब चीज ज्यादा खरीदनी है, बैंक ब्याज ज्यादा दे ले रहा है तो हमें लोन कम लेना है। किसे नहीं पता ये? सिर्फ ये है कि हम उसको इन्फ्लेशन बोल देंगे, उसको रेपो रेट बोल देंगे। टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने वो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ लिए तो जी तो आप वही इकोनॉमी रहे। आपके जीवन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सब्जेक्ट, वो अर्थशास्त्र ही होता है। आप चाहें या ना चाहें, इसी सब्जेक्ट के सहारे ही सब कुछ चल रहा है। कोर्स लेने से पहले भी तो सबसे पहले फीस जानना चाहते हैं ना।
तो महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी को समझिए। आज का वीडियो केवल स्ट्रेटेजी के लिए नहीं है, ये सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू को देखते हुए कैसी बुक लिस्ट हो, कैसे नोट्स बनाएं, करंट को कैसे इंक्लूड करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, पूरा प्लान मैं पर आज बात करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट देखिए तो आपको समझना होगा। और इकोनॉमिक्स को यूं समझिए कि ये वो चीज है जो बहुत आसान है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं है, केवल टेक्निकल है, ठीक है। और वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज अगर आपने समझ ली तो इट विल बी इजी केक वॉक फॉर यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है सिलेबस। अब आप कहेंगे कि भाई ये सिलेबस तो हमने देख लिया है, लेकिन सिलेबस देख लिया है और सिलेबस समझ लिया है। अगर आप सिलेबस समझ गए तो समझिए 50% विक्ट्री तो आपकी हो गई। यूपीएससी में अगर आप प्री का सिलेबस देखेंगे, मेंस का सिलेबस डिटेल्ड है, लेकिन प्री का सिलेबस सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लाइन का सिलेबस दिया गया है। अब आप सोचिए कि एक लाइन के सिलेबस में कितनी चीजें आ जाएंगी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या कवर हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि यूपीएससी इस एक लाइन के सिलेबस के पीछे आपसे पूछेगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जिसमें सीपीआई पूछेगा, डब्ल्यूपीआई पूछेगा। इसी तरीके से आपसे वो यह भी जानना चाहेगा कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट क्या है, डेब्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, एचडीआई, डब्ल्यूपीआई, सब कुछ आपसे पूछना चाहेगा। एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनल सेक्टर, एग्रीकल्चरल स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ये सब आपसे पूछेगा। तो वास्तव में ये हिडन सिलेबस है। और ये हिडन सिलेबस आप कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझिए कि अगर आपको केवल एक वर्ड दे दिया गया डेवलपमेंट, तो आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट में बैंकिंग नहीं आएगी? इस डेवलपमेंट में गरीब कल्याण योजनाएं नहीं आएंगी? इस डेवलपमेंट में विदेशी व्यापार नहीं आ जाएगा? आएगा। तो क्या क्या आ जाएगा? अब इस तरीके से तो लगेगा कि यार फिर तो सब आ जाएगा। नहीं, क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बोले वो। और अगर आपको और आसान इसको शॉर्टलिस्ट करना है तो आप केवल क्या देखिए, आप पीवाईक्यू देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किन किन एरिया से क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जा रहे हैं। दैट्स इट। तो ये हिडन सिलेबस है, लेकिन आप डिकोड कर सकते हैं। अब पीवाईक्यू शब्द आ गया तो थोड़ी सी पीवाईक्यू पे भी बात कर लें। अगर आप पीवाईक्यू पिछले 10 साल का देखेंगे तो पूरे पीवाईक्यू को देखने के बाद आप एक आसान सी बात समझ सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में जो 70% भाग है वो कोर कॉन्सेप्ट का है, कोर स्टैटिक कॉन्सेप्ट की लाइन है। 30% भाग डायनामिक है प्लस करंट है। किसी ईयर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है। अगर 2025 में आए हुए 20 सवाल को देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो 4 तरीके के हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार जिसके प्रश्न, पहला टाइप जिसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, मूल अवधारणा के हैं। जो अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सर्कुलर इकोनॉमी, एचडीआई, फिस्कल डेफिसिट, चक्रीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के मूल अवधारणा बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरे वो सवाल हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो उनके प्रयोग, इन अवधारणाओं के प्रयोग से
या व्यवहार से पूछे जा रहे हैं, जैसे FRBM एक्ट से संबंधित प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, बोरोइंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये उसके एप्लीकेशन से संबंधित है। तीसरा जो पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि वर्तमान में समसामयिक घटना चक्र से संबंधित है, जैसे कि WTO से संबंधित प्रश्न, WTO के मुद्दों से संबंधित प्रश्न, FHI के संबंध में प्रश्न, जो भी करंट में चल रहा है पिछले 1 साल में। और चौथा वो प्रश्न होते हैं जो रैंडम पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में कई बार हमें तुरंत आइडिया नहीं होता, जिसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। 1-2 प्रश्न कभी कभार ऐसे भी आए हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर आप वास्तव में अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन 3 को, ये हर सब्जेक्ट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में ही होते हैं। रैंडम क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे जो आपको परेशान करने के लिए हैं। ये 3 पार्ट तो आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आप मास्टर हो सकते हैं टाइप 1, 2 और 3 में, लेकिन टाइप 4 को लक ही मानिए, इग्नोर कीजिए। तो मूल अवधारणा, एप्लीकेशन और करंट अफेयर्स कैसे जाने, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, मतलब मुद्दा है बुक लिस्ट। कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हमारी सबसे अच्छी इकोनॉमी की तैयारी हो। देखिए, बुक्स के बारे में सबसे बेसिक सिद्धांत यह है कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी नहीं है, सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। मैं कहूंगा सफिशिएंट से ज्यादा है। आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, मार्केट में 2-3 राइटर्स की बुक है जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पॉपुलर है, आप कभी भी नेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। स्टडी IQ की जो बुक है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन जिन 2 बुक्स का मैं नाम ले सकता हूं वो है, एक तो है NCERT, ठीक है, और NCERT में भी बहुत ध्यान रखिएगा, केवल आपको क्लास 12th की बुक भी अच्छे से पढ़ लेंगे, 11th में भारत वाला है वो भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये केवल स्टोरी टाइप में पढ़िए, यहां से आप केवल कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं, वो बुक्स के को सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहली बात, NCERT में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। डेटा, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशंस जहां दिखाई दे उसको इग्नोर कर दीजिए, आपसे कोई मतलब नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। बस इतना भी पढ़ेंगे तो भी आपका बेस का मॉडल तैयार हो जाएगा। इसके सिवा कोई भी एक बुक रखिए, क्योंकि बुक में थोड़ा सा, तो मैं आपको रिकमेंड तो SIQ की बुक ही करूंगा। इसको आप पार्शियलिटी कह सकते हैं, लेकिन ये पार्शियलिटी है नहीं, क्योंकि अगर आप बुक एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी भी इकोनॉमिक्स की बुक अवेलेबल है उनमें से ज्यादा बेहतर ढंग से रिलेटेड UPSC सिलेबस से ये बुक है। मैं अन्य बुक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बुक के बारे में मैं जरूर कह सकता हूं। आप एक बार देखिएगा, अच्छी लगे तो लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं तो आपके आसपास जो भी आपको अच्छी लगे वो भी आप ले सकते हो, जो भी आपको लगे कि आपको समझ आ रही है, बेहतर ढंग से चीजों को कनेक्ट कर रही है, UPSC के सिलेबस से कनेक्ट कर रही है, ले लीजिए। अनावश्यक बहुत मोटी मोटी लेंदी बुक्स लेने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सबसे पहले तो एक बुक ले लीजिए, NCERT को सहायता के लिए पहले पढ़ लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ाई हमेशा प्री और मेंस की एक साथ होती है, कोई भी तैयारी केवल मेंस की या केवल प्री की नहीं कर सकते हैं आप, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जब आपके पास 27 या 28 का समय, अब जैसे जो बच्चे 26 देने जा रहे हैं तो अब तो वो प्री ही पढ़ेंगे, वो तो मेंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपके पास समय है तो इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें वो एग्जाम्पल्स उसके समझें, उसकी डायग्राम्स को देखें, समझने की कोशिश करें, PYQ वगैरह देखें, कॉन्सेप्ट्स को साफ भाषा में नोट करें। ये बहुत क्लियर है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये जो बुक्स का स्टैटिक पोर्शन है, ये पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर कर देगा। अब आते हैं उस डायनामिक पोर्शन पर, यानी कि
जो करंट है, जो अपडेट करना है और कहां से अपडेट करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो डायनेमिक पोर्शन है ना बेटा, उस डायनेमिक पोर्शन के लिए आपको बजट देखना होगा। जिस साल आप पेपर देने जा रहे हैं उसी साल, 27 में देने जा रहे हैं तो 27 का, 28 में देने जा रहे हैं तो 28 का, और इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट बजट से पहले आते हैं, बजट के साथ आते हैं, मतलब ये बजट से पहले आता है, वो बजट के साथ आता है। ये दो चीजें आपको जरूर देखनी होंगी। और अब देखिए ये बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आसान क्या करेंगे आप इसमें? आसान ये कर सकते हैं कि जब भी ये आते हैं तो हर इंस्टीट्यूट, हर जगह पर, जैसे हमारे यहाँ इसके अलग से अपडेट करने के लिए क्लासेस होती हैं, तो बाकी जगहों पर भी ऐसे नोट्स वगैरह मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप इसके केवल जो है वो चीज़ों को पढ़िए जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जो पूछे जाने की संभावना है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा बजट समझने की जरूरत नहीं है, केवल जितना यूपीएससी पूछेगा उतना पोर्शन कर लीजिए। और ये काम हम भी आपको करके देते हैं और बाकी आपको ऑनलाइन और बाकी सब जगहों पे मिल भी जाएगा। तो डायनामिक पोर्शन को ऐसे कवर करना है, ज्यादा फोकस। इसके साथ साथ आप कोई भी करंट की न्यूज मैगजीन या न्यूज़पेपर या कोई भी सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जैसे द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी, या फिर हिंदू वगैरह का केवल इकोनॉमी का पोर्शन देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन देख सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं, कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। अब इस करंट के लिए आपको करना क्या है? करंट के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि सारे करंट नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमी के करंट का मतलब है स्पेशली फोकस कीजिए इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन के पॉलिसी वाले और टर्मिनोलॉजी वाले चीज़ों पर, आरबीआई और बैंक वाले रेगुलेशन पर, फॉरेन ट्रेड पर, फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल नंबर्स कुछ आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए। जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, WTO, FTA, ये जो इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी चीज़ें चली, उनको, शेयर बाजार उठा गिरा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना करना है तो आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन कवर अप हो जाएगा। इसमें आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब मुद्दा यह है कि मेंस भी देना है, नोट्स कैसे बनाएं? तो देखिए नोट्स जो है ना बेटा, वो होता है सीपीयू। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वही आपके लिए नोट्स है, वही आपको सफल बनाएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों में मदद मिलेगी। हर टॉपिक को सबसे पहले नोट डाउन करिए, कितने टॉपिक जो है वो आप हैं, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास बस आपको पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक हैं। हर टॉपिक को 1, 2, 3 पेज के अंदर अंदर सम अप कीजिए, उसका डायग्राम बनाइए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए और लेटेस्ट डेटा लिखिए। बस मतलब आपको क्या लिखना है? पहला डेफिनेशन, फिर उसका डायग्राम, फिर उसका एग्जाम्पल, और फिर जो डेटा है लेटेस्ट। और उसमें उसके बाद अगर कोई सरकार उसमें कोई प्लान ला करके इंट्रोड्यूस करी उसके संबंध में, तो वो प्लान नोट डाउन कर लीजिए। बस एक ही जगह पर ये आपका स्टैटिक और करंट सब कुछ कवर कर लेगा। ऐसे समझिए कि अगर आपने सबसे पहले चीज की डेफिनेशन लिख ली, हिंदी में लिख देता हूं, परिभाषा लिख ली, ठीक है, तो आपने उसको, उसका स्टैटिक पोर्शन कर लिया, डायग्राम बना लिया, आपने उसको अच्छे से अब माइंड मैप की तरह सेटअप कर लिया। इसके बाद इसका कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास मिल जा रहा है लिख लीजिए, जिससे आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। फिर करंट डेटा या स्कीम, जो कुछ भी है। अब ये 2-3 पेज में अगर आपने कर लिया तो हर बार वो टॉपिक आप बस उठाओगे, देखोगे, खत्म। अगर मान लीजिए कोई नया चेंज हुआ एग्जाम से पहले, तो आपके पास वो टॉपिक है, आपको पता है कि मेरे नोट्स में ये टॉपिक है, आप वहीं पर अपडेट कर दीजिए। तो होगा क्या है कि आपके पास सब कुछ सामने होगा, एग्जाम से पहले रिवीजन में आसानी होगी, और आपके पास सब कुछ आसानी से उपलब्ध होगा सिस्टमेटिक वे में। आंसर राइटिंग के लिए आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए आंसर राइटिंग किए बिना आप अच्छा आंसर लिख नहीं पाएंगे और मार्क्स पाएंगे नहीं। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत हमेशा थोड़े सामान्य लेवल से करिए, थोड़ा पुराने PYQs को सॉल्व करिए,
उससे क्या होता है कि पुराने PYQs में थोड़ा आसान प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप लेटेस्ट PYQs पे आइए। तो इससे क्या होगा, बेस बनने के साथ साथ आप कर जाएंगे। उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से, सीनियर से, कहीं से भी आप क्वेश्चंस लेते रहिए और लिखते रहिए। देखिए, डेली 1 से 2 क्वेश्चन लिखने से आपका फ्लो बना रहेगा। कोशिश ये करिए कि इकोनॉमी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, केवल इकोनॉमी तो तैयार करनी नहीं है, तो आप ये जरूर करिए कि 1 या 2 दिन 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के लिखते रहिए। इससे आप पर बर्डन भी नहीं आएगा और आपको समझ भी बहुत बेहतर ढंग से आएगा। तो देखिए, इकोनॉमी का आप पूरा का पूरा ये मामला समझ रहे हैं कि लगभग 70% स्टैटिक है, करंट उसमें अपडेट वाला 30% डालते हैं। तो सबसे पहले बुक पढ़िए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर PYQ लगाइए और फिर रिवीजन करिए। ये सिंपल फ्लो अपने दिमाग में मेंटेन कीजिए। फिर से बोलता हूं, बुक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद करंट अफेयर्स को ऐड करिए, PYQ लगाइए और उसके बाद रिवीजन करते रहिए। सिर्फ ये चीज है जो आपको सफल बनाएगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। PYQ पर ज्यादा फोकस करना है, पिछले 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल तक का PYQ, उसके पीछे के PYQ बहुत रेलेवेंट नहीं है। तो आप इसको मंथ्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे पहले 1-2 मंथ में आपको क्या करना है, पहले 1-2 मंथ में आप स्टैटिक बुक को पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स समझिए, नोट्स बनाइए, NCERT को भी उसी में ऐड करते चलिए और थोड़ा थोड़ा PYQ लगाते चलिए। सेकेंड मंथ्स के बाद, यानी कि मंथ नंबर 3 और 4 में, तीसरे चौथे महीने में आप क्या करिए, न्यूज़पेपर को अच्छे ढंग से फॉलो करना शुरू करिए, इकोनॉमिक सर्वे वाली चीज़ों को ऐड करना शुरू करिए, MCQ 10-15 लगाना शुरू करिए और करंट नोट्स को अच्छे ढंग से बनाना शुरू करिए। इसके बाद जब आपके 4 महीने हो जाएंगे तो 5वें और 6ठे महीने में ऐसा करिए कि GS पेपर 3 जो इकोनॉमी का है और उसमें एग्रीकल्चर के साथ वाले पोर्शन को जोड़कर करिए, माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए। माइंड मैप मतलब हर एक चीज़ फ्लो चार्ट में, टॉपिक्स में माइंड मैप में बनाने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन शुरू कर दीजिए और MCQ थोड़े ज़्यादा, 10-15 से थोड़ा ज़्यादा लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। इसके साथ साथ 7वें और 8वें महीने में आपको क्या करना है, अब आपका लगभग पोर्शन तैयार है, आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स पर और मेंस को थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पर लिखते रहना है। तो अब आप फुल रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज पहले लगाइए, फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाइए और उसमें से इकोनॉमी के पोर्शन को इवैल्यूएट करिए। इस तरीके से अगर आप 8, 10, 12 महीने करते हैं तो आपकी इकोनॉमी पूरी तैयार होगी। एग्जाम से पहले बस आपको अपडेट करके रिवीजन करना है। अब इतना तो सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें गलतियां कहाँ होती हैं यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम अगर बात करें कि बच्चों की मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, गलतियां कहाँ होती हैं, तो सबसे पहली गलती क्या होती है, बुक्स को लेकर के। बच्चा देखता है ये बुक बहुत अच्छी है, सीनियर ने वो बुक भी बहुत अच्छी बताई, इसमें प्रिंट ज़्यादा है, उसमें कलर ज़्यादा है, उसमें पेजेस ज़्यादा हैं, इतने नोट्स आ गए हैं मार्केट में, वो सब इकट्ठा कर लेता है, पढ़ता कुछ नहीं है। पहली गलती ये है कि 3-4 बुक्स नहीं पढ़नी है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए। एक बुक भी पूरी नहीं पढ़नी होती है, सच ये है। इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस बुक में ऐसी भी हो जाती हैं जो आपको कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करनी है, हमारे लिए नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इसीलिए जब मैं आपको बुक का सजेशन दे रहा था तो मैंने आपसे कहा कि बुक अच्छी है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि UPSC से कितना जुड़ी हुई है। तो इसलिए बुक के सिलेक्शन में बड़ा जो है ध्यान देना होता है। दूसरा, जो बच्चे खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, ये दूसरी बड़ी गलती करते हैं। तो नोट्स आपको हर हाल में बनाना है, इसको बनाए बिना आप काम नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, करंट अफेयर्स। जैसे कि आप देखिए तो करंट अफेयर्स को आप जब स्किप कर रहे होते हैं, आपके सामने रोज करंट अफेयर्स चल रहा है, मेरे खुद वीडियोस आते रहते हैं, आप देखते हैं नहीं देखते हैं आप जाने, लेकिन करंट अफेयर्स को अपडेट करना जरूरी है और यहीं से आपको एज मिलता है। चौथी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चौथी बड़ी प्रॉब्लम है PYQ। PYQ को सॉल्व ना करना या PYQ को ढंग से सॉल्व ना करना, ये दोनों प्रॉब्लम है। और इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो भी दूंगा कि PYQ को करना कैसे है। और
एक ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे के दिमाग में रहता है कि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, तो ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आंसर राइटिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। आप लिखना शुरू करेंगे तब आप लिख पाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई दिन आएगा जिस दिन आपको लगेगा वाओ, अब तो मैं अमर्त्य सेन जैसा फील कर रहा हूं, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, तब आप लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप लिखते 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 बेहतर होंगे। सो पेन उठाइए और लिखिए। कुछ भी डेली लिखना चाहिए बच्चे को, चाहे वो हिस्ट्री लिखे, ज्योग्राफी लिखे, पॉलिटी लिखे। अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अभी टाइम टेबल नहीं बनाया, टाइम टेबल भी बनाएंगे तब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लिखिए। मतलब ये नहीं कि बैठे तो कुछ भी लिख रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परफेक्शन कभी नहीं आता, हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो देखिए इकोनॉमी यूपीएससी का सबसे प्रिडिक्टेबल है और सबसे स्कोरिंग हिस्सा है। इसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ आ गई, गलतियां नहीं होती, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वीडियो का लाऊंगा, पूरी सीरीज ही ले आऊंगा, जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर से इतने, इस चैप्टर से इतने, इस चैप्टर से इतने लगभग क्वेश्चन अब अगर आप 5 साल में देखोगे पूछ रहा है, तो क्यों नहीं केवल वही चैप्टर पढ़े जाए। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, गलत नहीं कर सकते। आपको गलती नहीं होगी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट के सिवा कुछ पूछ ही नहीं सकते। वो करंट अपडेट पूछेंगे, वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। दूसरी खास बात है, बस आपको स्ट्रेटेजी सही रखनी है। तो इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं, स्टडी IQIS आपके साथ है। और आप ध्यान रखिएगा कि हम जब भी आपके साथ होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर आपको मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, स्टडी IQ से जुड़िए। अगर आपको ठीक लगता है, हमारे ऐप्स को ऐप पर विजिट कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमारी क्लासेस को देखिए, आपको आइडिया लगेगा किस तरह से तैयारी कराते हैं। और इसीलिए 2027 या 2028 में अगर आप एडमिशन लेकर के हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो वास्तव में एक बड़ी सेल में मिल रहा है इस समय, जो सेल आपको 30 नवंबर तक ही अवेलेबल है। एक्चुअली अचीवर्स सेल चल रही है, जहां पर आपको हमारा 2027 का कोर्स मात्र 10,499 रुपए में मिल रहा है। आप सोचिए, मात्र 10,500 रुपए देकर के 2027 का प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ तैयार करवाना, आपको सारी बुक्स देना। जो आपको कह रहे थे ना कि बुक्स की प्रॉब्लम आती है, सारी बुक्स करीब नहीं, एग्जैक्टली 18 बुक का सेट दिया जाएगा जो प्री और मेंस सब कुछ कवर करेगा। रेगुलर क्लासेस होंगी, 3-3 घंटे की क्लासेस, उसके साथ करंट की डेली क्लासेस। क्या चाहिए आपको? सिर्फ बैठ के पढ़ना है, सब कुछ आपको मिलेगा। मेंटोर दिया जाएगा जो आपकी पूरी तैयारी में आपके साथ होगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये एक बेहतर ऑप्शन है। और एक बड़ी सेल भी चल रही है। सेल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। एक्चुअली एजुकेशन ऐसी चीज है जहां पर हम लोगों के लिए आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। तो आप भी ये बैच ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं या जिनके दोस्त, भाई, जानने वाले कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने का सपना देखते हैं, उन्हें यह बैच ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपकी जानकारी में कोई है तो उससे ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको ये जानकारी शेयर कीजिए और उससे कहिए कि ये बैच ज्वाइन करे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आपको PK लाइव कोड याद रखना होगा। ये जो कोड होता है ना बेटा, इस कोड से क्या होता है कि आप जब भी हमारा कोर्स खरीदते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि ये फैकल्टी का कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बात आपको सही लगी, आप हमसे कनेक्ट हुए और आप हमारे कारण ज्वाइन कर रहे हैं, तो वह चीज हमें भी पता होनी चाहिए कि कौन से बच्चे हैं जो हमारी वजह से जुड़कर आए हैं। तो ये कोड लगाने से यह एक तारतम्यता बनती है। तो इस कोड को लगाने के साथ डिस्काउंट आपको मिलता है और सहायता, जानकारी हमें मिलती है कि कौन है ये बच्चा जो हमारे साथ जुड़ करके बैच ज्वाइन कर रहा है। तो ये कोड लगाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। 27 या 28 जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो आप बात कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर, इसको ज्वाइन करके आप यहां पर डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे खुद भी। तो मिलते हैं नए बैच में नए जोश के साथ अपने सपने को पूरा करने के। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।